Hello students, how are you? I hope everything is fine. Yes, so let's continue the remaining part of the chapter, that is atomic structure. अभी तक हम बोर एटॉमिक मॉडल की बात कर चुके हैं। तो थॉमसन मॉडल स्टडी किया था, उसके बाद अपन ने रदरफोर्ड मॉडल स्टडी किया, उसके बाद अपने बोर एटॉमिक मॉडल यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। यहाँ पे अपन बेसिकली दो मॉडल की बात करते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड सेकंड इज श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ओके, तो देखो सबसे पहले वापस से रिकॉल करते हैं थोड़ा सा रदरफोर्ड मॉडल को। तो रदरफोर्ड मॉडल में एक ड्रॉबैक अपन देख पा रहे थे, जो कि मैक्सवेल ने बोला था क्या कि जो चार्ज पार्टिकल होगा इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस से आके क्या कर जाएगा, कोलाइड कर जाएगा। ठीक है, तो बोर तो क्या बोलते हैं कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कोलाइड क्यों नहीं करता, क्योंकि जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उस सर्कुलर पाथ में अगर इलेक्ट्रॉन रहता है तो वहां पे उसकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, यानी कि वहां पे एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो ये सीधा सीधा उन्होंने बोल दिया, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी अपन ने देखी थी कहीं ना कहीं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम हाई ऑर्बिट टू लो ऑर्बिट शेल में, तो वहां पे एनर्जी का क्या हो रहा है, इमिशन हो रहा है। तो जो बोर ने फॉर्मूलाज गिवन थे उसका कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन भी अपने को मिल गया। ओके, अच्छा, दूसरे साइंटिस्ट हैं कौन से, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली उसको क्या एक्सप्लेन कर रहे थे कि हमारे पास कोई भी जब मेटल पार्टिकल है तो वो जब न्यूक्लियस के अराउंड मूव करेगा तो वो उसकी कुछ वेव नेचर की फॉर्म में मूव करेगा। दैट मीन्स, और डी ब्रोगली यही बोलते हैं कि कोई भी हमारे पास पार्टिकल है तो उसका वेव नेचर भी होता है। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर के साथ साथ क्या होगा, उसका वेव नेचर भी होगा। ठीक है, तो पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं अपन, ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ओके, उसके बाद अपन पहुंच जाते हैं कहां पे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। तो डी ब्रोगली क्या प्रपोज करते हैं कि कोई भी हमारे पास पार्टिकल है, उसका पार्टिकल नेचर तो होगा ही सही, बट अगर वो किसी वेलोसिटी से मूव करेगा तो साथ ही साथ उसमें वेव नेचर भी होंगे। और कोई भी हमारे पास जब वो अपना वेव नेचर शो कर रहा है तो उसका एक वेवलेंथ होगा। बोलो, वेव लेंथ का मतलब समझते हैं अपन लोग, जैसे हमारा ये वेव है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको आप क्या बोलते हो, वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन वेव की तरह से उसका प्रोपोगेशन होगा तो उसका क्या हो रहेगा, एक वेवलेंथ रहेगा। तो इस वेवलेंथ को अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैसे, लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। ओके, यहाँ पे h बच्चा क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और mv क्या है यहाँ पे, मास ऑफ द पार्टिकल, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। मास इनटू वेलोसिटी को आप क्या बोल सकते हैं, मोमेंटम बोल सकते हैं। ओके, सो p इज व्हाट, मोमेंटम। अच्छा, इस फॉर्मूला को अपने डेरिवेशन भी कर सकते हैं शॉर्ट में। देखो, E इक्वल्स टू mc², सभी को पता है मास एनर्जी रिलेशन, और E इक्वल्स टू क्या, h न्यू या hc/λ। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो यहाँ पे ये भी एनर्जी, क्या इन दोनों एनर्जी को अपन इक्वेट कर सकते हैं, यस। सो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि mc² इक्वल्स टू व्हाट, hc/λ। ये c से c कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें अपन तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या, h/mc। h यहाँ पे वही प्लांक कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या, मास, और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अच्छा, इस फॉर्मूला को थोड़ी देर से के लिए इससे कोरिलेट कीजिए। तो ऊपर h, यहाँ पे भी h, नीचे m, यहाँ पे भी m। यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और c भी क्या है, एक तरह की वेलोसिटी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने हमारे पास जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसको हम इस तरह से डिराइव कर सकते हैं। ओके, यानी कि ये जो रिलेशन है वो अपने आप में करेक्ट है, बट यहाँ पे बस जो v है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि हमारे पास जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है ना, मतलब वेव कैसे, वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिहेवियर, तो बात हजम नहीं होती कहीं ना कहीं, है ना। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन का मतलब वेव नेचर कैसे है। तो बच्चा इसको दो एग्जांपल से अपन समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है क्या कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द बॉल, कि इलेक्ट्रॉन छोड़ो, जैसे कि हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है, एक पर्टिकुलर पार्टिकल है, दैट इज अ बॉल, जिसका मास आपको दिया है, जिसकी वेलोसिटी आपको दिया है। तो डी ब्रोगली तो क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई भी हमारे पास पार्टिकल है वो अगर किसी वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसका वेव नेचर रहेगा। तो क्या अपन हमारे पास जो बॉल मूव कर रही है तो उसका भी अपन यहाँ पे तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं। फिर तो लैम्डा कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, h/mv। h की वैल्यू बोलिए 6.6 × 10⁻³
एम की, एम क्या है, मास लिस्ट में लिखना है 0.1 kg, और वी क्या है यहाँ पे वेलोसिटी, दैट इज 10, ये 10 और ये 0.1 हो गया 1, तो वैल्यू कितने आ गए हमारे पास बच्चा, 6.6 इंटू 10⁻34 मीटर। ये क्या आ गया हमारे पास, वेवलेंथ आ गई किसका, अब पर्टिकुलर बॉल। ठीक है, तो बॉल का कुछ मास है, वो भी किसी वेलोसिटी से जा रही है, तो उसकी भी कुछ बच्चा वेवलेंथ होगी। बट यहाँ पे बस इतनी सी बात अपने को याद रखनी क्या, कि देखो ये जो वेवलेंथ है ना बच्चा, इसका ऑर्डर काफी कम है, -34 है, तो बॉल के करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी, बट क्योंकि इसकी वेवलेंथ काफी कम होती है, तो इसको ना तो अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं, ना इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस भी रहेगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग अपन वेवलेंथ निकालें तो इसका बच्चा पर्टिकुलर एक वैल्यू आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी गिवन है 10⁻⁶ है, ये 106 नहीं, कितना है ये, 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। कैलकुलेटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। तो अगेन लेमडा का फॉर्मूला क्या होगा, H/mv। H की वैल्यू बोलो 6.6 इंटू 10⁻⁻34, H मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी को पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, एंड V इज द वेलोसिटी। वैल्यू पुट करो तो यहाँ पे बच्चा कितना आ रहा है वैल्यू, 10⁻⁻10। देख पा रहे हैं, इस वैल्यू का कोई सिग्निफिकेंस होगा, और कहीं ना कहीं अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन भी करें तो जो विजिबल रेंज है उसके आसपास ये कहीं ना कहीं बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ है, हमारे पास अगर एक बॉल को आपने फेंका है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, तो उसके करस्पॉन्डिंग भी एक वेवलेंथ रहेगा। बट ये जो वेवलेंथ है ये काफी कम है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसको हम ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और यही एक बच्चा खास बात है क्या, कि जो हमारे पास हम ऐसे यहाँ पे कंक्लूड भी कर सकते हैं क्या, कि हमारे पास अगर जो पार्टिकल है उसका साइज अगर स्मॉल है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो ही उसका वेव नेचर अपन जनरली कंसीडर भी करते हैं। और अगर कोई हमारे पास बड़ा पार्टिकल, एक बॉल किसी वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया है, तो उसका भी वेवलेंथ रहेगा, बट उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वांटम मैकेनिक मॉडल पर, दैट इज फर्स्ट इसमें है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और दूसरी बात करेंगे अपन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। तो हाइजेनबर्ग क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जब रिवॉल्व कर रहा है, तब इसका एग्जैक्ट वेलोसिटी और इसकी पोजीशन साइमल्टेनियसली आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सीधा सा इतना सा सिर्फ कॉन्सेप्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। यहां पे क्या है, देखो बच्चा एक वर्ड यूज कर रहे हैं अनसर्टेनिटी, कि अगर क्या बोल रहे हैं ये, कि उसका जो पोजीशन है, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एंड उसकी वेलोसिटी को आप साइमल्टेनियसली प्रिसीजन के साथ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर इसमें प्रिसीजन आपने बढ़ाया तो इसमें अनसर्टेनिटी आएगी, या वेलोसिटी को आप सर्टेन बना रहे हो तो इसमें अनसर्टेनिटी आएगी। समझते हैं कैसे, क्यों ये अनसर्टेनिटी आ रही है। देखना बच्चा, मान ले आपको इसकी पोजीशन देख रहे हो, है ना, अब इसकी पोजीशन, भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो लेट सपोज अपने एक हाई जो एक कैमरा अपन ने बना लिया है, अगर बहुत सिंपल सी भाषा हम बोले तो इस कैमरे से अपन इस इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए उस पर क्या किया, फोकस करेंगे। ठीक है, कैमरे के लाइट को। अब जैसे आपने फोकस किया बच्चे, जैसे आपने फोकस किया, तो बोलो लाइट मतलब क्या, एक तरह की एनर्जी। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका पोजीशन, मेरे को प्रिसीजन इसका पोजीशन बताना है कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे। तो उसकी पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए मैंने कैमरा सेट किया। अब जैसे कैमरा सेट किया तो बच्चा उसको देखने के लिए थोड़ी सी अपन एनर्जीज को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, काइंड ऑफ उसका फोटो ले रहे अपन इलेक्ट्रॉन का। तो जैसे ही अपन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे बच्चा, तो यहाँ पे देखो इसका जो नॉर्मल वेलोसिटी था, लेट्स सपोज v, तो ये किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा था, बट इसको जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन को उसकी पोजीशन डिटेक्ट करने के लिए जैसे ही कैमरा को फोकस किया, आपने इसकी वेलोसिटी को चेंज कर दिया। बोलो बात समझ में आई क्या, भाई आपने एनर्जी प्रोवाइड किया ना, अच्छा ये मूव तो कर ही रहा था, तो यानी कि आपने एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी थोड़ी बहुत एनर्जी, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी इस फॉर्म से उसकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक फॉर्म में चली जाएगी, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, 12mv², वेलोसिटी इसकी चेंज हो गई। तो इसकी पोजीशन को हम जब डिटेक्ट कर रहे थे तो वेलोसिटी इसकी थी, बट यहाँ पे वेलोसिटी में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। अब उसको अपन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, वहां पे क्या आ गई, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ गई।
या वाइस वर्सा दूसरा, अगर आप इसकी वेलोसिटी को एग्जैक्टली कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो बच्चा पोजीशन में यहाँ पे क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ठीक है, और यही हमारे पास सीधा सा कॉन्सेप्ट है क्या, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कि जनरली देखो बच्चा, यहाँ पे दो पार्ट अपन बात करते हैं। फिजिक्स में अपन ने क्लासिकल मैकेनिक्स की बात किया होगा, ठीक है, वहाँ पे पढ़ते भी हैं। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स के जो लॉ हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं जनरली, वो वैलिड होते हैं फॉर द लार्जर पार्टिकल्स, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है ना। तो जैसे कि अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मेरी पोजीशन आप डिटेक्ट कर सकते हैं, मेरी वेलोसिटी को भी एग्जैक्टली बता सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल। बट जो छोटे पार्टिकल होते हैं बच्चे, वहां पे उनका पोजीशन एज वेल एज वेलोसिटी प्रिसाइसली कैलकुलेट करना ऑलमोस्ट क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं उसको अपन ने यहाँ पे समझा भी। ठीक है, एंड हाइजेनबर्ग बोलते हैं कि लेट सपोज मान लेते कि वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी डेल्टा वी है और पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या है, डेल्टा एक्स है। तो दोनों में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो उसकी वैल्यू हमेशा h अपॉन 4πm के बराबर आएगी। ठीक है, h की तो यहाँ पे वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट, m यहाँ पे क्या है, मास हो गया। ठीक है, और पाई और इसकी वैल्यू अगर पुट कर दें तो यहाँ पे देखो कुछ अनसर्टेनिटी की वैल्यूज आ रही। ठीक है, और देख भी सकते हैं आप सर्टेन कुछ अनसर्टेनिटी है। अगर हमारे पास बच्चा एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है और उसको रिलेट करें अपन किससे, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल से। माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटा और मैक्रोस्कोपिक क्या, बड़ा। तो जो बड़ा पार्टिकल होता है बच्चा, देखो यहाँ पे जैसे कि हमने बड़ा पार्टिकल मतलब मास कितना लिया, इतना 10⁻⁶ ग्राम किलोग्राम, और h और इसकी y की वैल्यू अपन ने पुट कर दी, तो हमारे पास अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है, 10⁻28। यानी कि यहाँ पे भी अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो मेरी पोजीशन और मेरी वेलोसिटी में अगर आप अनसर्टेनिटी निकालोगे तो वहाँ पे कितनी आ रही है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10⁻28, बहुत कम है। बट अगर इलेक्ट्रॉन के लिए आप निकालते हैं इसको, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे ले लिया, देखो आपने 9.1 इंटू 10⁻34 31 किलोग्राम, h अपॉन 4πm, h तो प्लैंक कांस्टेंट 4 और पाई की वैल्यू पुट कर दिया। तो यहाँ पे बच्चा देखो 10⁻⁴ कंपेयर कर सकते हैं आप। यहाँ पे अनसर्टेनिटी कितनी है, -28, यहाँ पे अनसर्टेनिटी कितनी है, -4। तो इलेक्ट्रॉन या जो बहुत छोटे जो पार्टिकल होते हैं बच्चा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, वहां पे हमेशा कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी और ये अनसर्टेनिटी का कुछ सिग्निफिकेंस है। जैसे कि डी ब्रोगली वेवलेंथ में याद आ रहा है कि जो हमारे पास बड़े जो पार्टिकल हैं उनकी वेवलेंथ का कुछ सिग्निफिकेंस नहीं होता, बट छोटे जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन वगैरह वो अपने जब वो मूव करेंगे तो किसके फॉर्म में वो मूव कर रहे बच्चा, वेव नेचर। हाइजेनबर्ग बोल रहे हैं कि सही बात है कि जो डी ब्रोगली बोल रहे हैं कहीं ना कहीं करेक्ट है। कैसे है कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो वेव की नेचर में मूव करेगा, उसका एग्जैक्टली आप पोजीशन एज वेल एज उसकी वेलोसिटी कैलकुलेटर नहीं कर पाएंगे। So for example, if there would therefore means if we try to find the exact location of the electron, says uncertainty of only 10⁻n, then the uncertainty velocity would be, जैसे कि हमसे क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी पोजीशन में कितना है 10⁻⁸, तो वेलोसिटी में कितना होगा। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको बच्चा इस तरह से, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी इज इक्वल टू व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एग्जैक्टली अगर बात करें तो h अपॉन 4πm। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें किसकी वैल्यू गिवन है बच्चा, यहाँ पे लोकेशन डेल्टा एक्स दिया है, डेल्टा एक्स दिया है तो अपन यहाँ पे डेल्टा वी निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, h अपॉन 4πm डेल्टा वी। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए h की कितनी, 6.6 इंटू 10⁻34, 4 पाई हो गया कितना, 22/7, m यहाँ पे कितना हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन -31 किलोग्राम, और डेल्टा वी यहाँ पे कितना हो गया, 10⁻, अच्छा डेल्टा एक्स निकाल रहे हैं ना, डेल्टा वी निकाल रहे थे, यहाँ पे क्या रहेगा डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना दिया है 10⁻8। ठीक है, तो यहाँ पे भी बच्चा देखो काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी, -31 और -8 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो आपने बहुत कम अनसर्टेनिटी कर दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ डेटा देखिए, -31 और -8, माइनस के 9 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 9 मतलब प्लस के 39, माइनस के 3, तो प्लस का 35 36 के आसपास वैल्यू आ रही है।
प्लस का क्या 35 36 के पास वैल्यू आ रही। मतलब क्या कि देखो आपने अनसर्टेनिटी बहुत कम कर दिया है, किसमें, उसकी लोकेशन में, तो वेलोसिटी में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ठीक है, और यही एक रीजन है क्या कि हम कभी भी इलेक्ट्रॉन को प्रिसाइसली बता ही नहीं सकते कि कहां पे है ना। और यहीं पे बच्चा दूसरा, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में अपन बेसिकली बात कर रहे थे किसकी बच्चा, अनसर्टेनिटी की। कि भाई वापस से फाइनली रिकॉल कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अगेन। बोर एटॉमिक मॉडल बताया गया, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स पाथ में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा फिक्स पाथ बोल रहे हैं यानी कि उसकी लोकेशन पे इन्होंने कमेंट कर दिया बोर्ड ने, साथ ही साथ बोर्ड ने तो फॉर्मूला भी दिया ना वेलोसिटी का, बोलो याद आ रहा है किसी को, 2.18 × 10⁻⁶ है ना। अच्छा, बट जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसमें अपन ने देखा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है या जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं उनका तो आप एग्जैक्टली पोजीशन या उनकी वेलोसिटी साइमल्टेनियसली कभी कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे, इम्पॉसिबल बात है ना। तो कहीं ना कहीं बोर एटॉमिक मॉडल बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, या उसको उसने कंसीडर किया ही नहीं। तो हम बोल सकते हैं यहां पे बोर एटॉमिक मॉडल काइंड ऑफ वैलिड नहीं है। ठीक है, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में अपन देख पा रहे हैं क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका एग्जैक्टली आप लोकेशन बता ही नहीं सकते, तो बता नहीं सकते बट हम प्रिडिक्ट तो कर सकते। एग्जैक्ट लोकेशन तो हम नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन की कहां पे होगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, बट उसको प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं, और यही बच्चा करता है साई स्क्वायर प्रिडिक्ट। तो साई तो क्या होता है, वेव फंक्शन है। साई तो क्या स्टूडेंट, एक वेव फंक्शन है जिसको अपन यूज करते हैं एज अ मैथमेटिकल टूल। बट अगर साई का स्क्वायर कर दे अपन तो इसका कुछ एज सच सिग्निफिकेंस नहीं है, बट अगर साई का स्क्वायर कर दें तो साई स्क्वायर अपने को क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी रीजन अराउंड द न्यूक्लियस। ये क्या बताता है स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी रीजन अराउंड द न्यूक्लियस। अच्छा, अभी भी बात समझ में नहीं आ रही कि सर किसकी प्रोबेबिलिटी, तो एक्चुअली लास्ट में बात करें अपन बच्चे किसकी, कि हमारे पास कोई भी एटम में एक ऐसा रीजन होता है, अ 3D स्पेस इसको बोल दो आप, और अ रीजन इन विच वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रॉन with maximum probability। इस पर्टिकुलर रीजन और इस 3D स्पेस को अपन क्या बोलते हैं बच्चा, ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्बिटल।